आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से जुड़े बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन के बारे में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप परीक्षा आपकी है, अगर ये प्रश्न पढ़ के जाते हैं अच्छे से आंसर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना देरी हुए हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देंगे और आंसर आपको उसका अपने क्वेश्चन बैंक से, सीरीज से, इंटरनेट से पढ़ के जाना है। 100% आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ें और आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्न की जो पूरी लिस्ट है वो हम आपको बताएंगे। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न आने के चांस है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, छाँट छाँट के क्वेश्चन रखे हैं। पहला प्रश्न है कि उपभोग फलन से आप क्या समझते हैं? उपभोग, ठीक है, प्रावर्ती को निर्धारित करने वाले कारकों का व्याख्या कीजिए। कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रावर्ती को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ट्रिक, ठीक है, कि आपको करना ये है सबसे पहले कि पहले प्रश्न को समझ लेना है कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे ये प्रश्न जो है ये कहना चाह रहा है कि उपभोग फलन से, यानी कि उपभोग फलन की परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, या इस परिभाषा देनी है या इसका अर्थ बताना है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो इसमें आपको करना इतना है, इसकी परिभाषा देने के बाद आपको लिखना उपभोग, हेडिंग डालना उपभोग प्रावृत्ति को मतलब निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसे हेडिंग आपको डाल देनी है। ठीक है, ओके। हेडिंग डालने के बाद कौन कौन से कारक हैं उसको पॉइंट वाइज करके लिखना है, उसके बाद उसके बारे में लिखना है। तो उपभोग फलन की परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। उत्तर में लिखना है आप लोगों को कि कीन्सवादी, यानी कि कीन्स एक प्रकार के आपके अर्थशास्त्री या विद्वान हैं, आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो कीन्सवादी आर्थिक विश्लेषण का एक अति प्रमुख यंत्र उपभोग फलन ही है। उपभोग फलन वास्तव में आय उपभोग संबंध को दर्शाने वाला एक संबंध है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उपभोग क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको मेन पॉइंट पे आ जाना है, इसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी कारक हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, दो प्रकार के हैं। ठीक है, दो प्रकार के तत्व हैं जिनसे मतलब कि उपभोग को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। ठीक है, एक प्रकार के दो तत्व हैं। तो पहला है विषयगत अथवा आंतरिक तत्व और दूसरा है वस्तुगत अथवा बाह्य तत्व। ठीक है, तो ये दो प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको इसके बारे में लिखना है कि विषयगत और आंतरिक तत्व क्या है, और उसके बाद आपको अगला लिखना है वस्तुगत अथवा बाह्य तत्व। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से अपने क्वेश्चन बैंक में सीरीज में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इसका उत्तर आपको 5 शब्दों में देना है। क्योंकि ये जो प्रश्न है मैं आपको लघु उत्तरीय और विस्तृत, यानी कि खासकर ये तो है दीर्घ उत्तरीय के, विस्तृत उत्तरीय यानी कि। ठीक है, अगर आप ये सारे प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो आपके कम से कम 20 नंबर तो ये पक्के ही, और 10-20 नंबर और पक्के हो जाएंगे जो आपके इन्हीं प्रश्नों में से आपके लघु उत्तरीय में भी आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 30 नंबर तो श्योर हैं कि आपके पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ब्याज के तरलता, ठीक है, पसंदगी सिद्धांत की कीन्स का सिद्धांत आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, कीन्स, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा A to Z, पक्का इन्हीं से जुड़े आपकी परीक्षा में 20-25 नंबर के प्रश्न आएंगे अगर आपकी परीक्षा अर्थशास्त्र की है तो। अगला है कि ब्याज, ये हाई लेवल का प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत मांग एवं पूर्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ब्याज से भी जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक बाजार IS या बचत, ठीक है, बचत, विनियोग साम्य तथा मुद्रा बाजार एलम या तरलता मांग पूर्ति साम्य में एक साथ साम्य किस प्रकार निर्धारित होता है, उसके बारे में बताना है। अगर आप ये पहली बार प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे समझ में नहीं आया, कम से कम प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर कम से कम 2-4 बार आज देखें, 2-4 बार कल देखें, 2-3 दिन आप ऐसे से पढ़ेंगे, तभी आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों में समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है,
इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं, अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सामाजिक, ठीक है, लेखांकन की परिभाषा आपको देनी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुद्रा, ठीक है, स्फीति क्या है, इसके कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा, चाहे वो अति में आए, चाहे लघु में आए, चाहे विस्तृत में आए, लेकिन आएगा जरूर, 100% श्योर है। इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को, इसके प्रभाव और कारण और मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, स्फीति क्या है, इसकी परिभाषा, 100% प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, रोजगार से भी जुड़ा एक प्रश्न आएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्वरक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, त्वरक सिद्धांत की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला कि कीन्स का तरलता अधिमांश सिद्धांत क्या है, या उधार दे को सिद्धांत से किस प्रकार मतलब श्रेष्ठ है। ठीक है, तो कीन्स से जुड़ा मैंने आपको बताया, जितने भी प्रश्न आप पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि कीन्स से जुड़े क्वेश्चन 100% प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव तथा अंत क्षेपण से आप क्या समझते हैं, चक्रीय प्रवाह के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चक्रीय प्रवाह पे जुड़ा क्वेश्चन फंस सकता है ये वाला आपकी परीक्षा में। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कि एक ही में है, लेकिन ये प्रश्न हो सकता है कि चक्रीय प्रवाह के महत्व बताइए। आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव तथा अंत, ठीक है, अंताक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हाई लेवल का प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है कि आर्थिक कल्याण क्या है, राष्ट्रीय आय से इसका क्या संबंध है। आर्थिक कल्याण, ये भी प्रश्न हाई लेवल का और टॉप लेवल का है परीक्षा के लिए, इसको भी तैयार करके जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा का विकास, वर्गीकरण व महत्व की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है कि समष्टिगत व, ठीक है, व्यष्टिगत अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम ही यही है, आपके जो सिलेबस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, माइक्रो का, उसी का हिंदी होता है समष्टिगत। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरह इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के इनमें से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको फिर से सिलेक्ट करा दे रहा हूँ। ये वाला है, ठीक है, 16 नंबर, ठीक है, अगला है 15 नंबर, 14 नंबर भी है, ठीक है, और आपका 13 नंबर भी है। ठीक है, और आपका आ जाए मुद्रास्फीति, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला है ब्याज, ठीक है, ब्याज के तरलता से जुड़ा क्वेश्चन, और उपभोग फलन, ठीक है, और कीन्स से जुड़े क्वेश्चन, ये आपकी परीक्षा में जर्नली हैं, आएंगे ही आएंगे, वो लघु उत्तरीय से विस्तृत उत्तरीय तक लेकर। तो कुल मिला के अगर आप अच्छे से प्रश्नों का उत्तर तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी 100% श्योर के साथ। ठीक है, और इतना ही काफ़ी है, लेकिन आपको बात ध्यान में ये देनी है कि सिलेबस ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न हैं, इससे मिलते जुलते प्रश्न हैं, तब आप इनके उत्तर पढ़ के जाइएगा, अगर नहीं है तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।